अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। ताहिर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। लास्ट टाइम भी आपने मुझे हेल्प किया था। यू कनेक्टेड मी विद सना तौफीक, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेशंस वी डिड, एंड दैट वाज ऑन बैंकिंग सेक्टर। एंड अभी आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बजट आने वाला है, तो अगर हमें कुछ गाइड कर दें बजट के बारे में, एज एन इन्वेस्टर हमें किस तरह अपनी तैयारी करनी चाहिए या कॉशियस होना चाहिए। और उसके साथ ही मैंने सोचा कि चलो आपसे बात तो होगी, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और पहले कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी मैंने नोट किए हैं ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, वो भी आपसे बात हो जाएगी। जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। ताहिर भाई हैं हेड ऑफ रिसर्च एट आरफ हबीब लिमिटेड। ताहिर भाई, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है अबाउट आईएमएफ प्रोग्राम। मैं तो एक न्यूबी हूँ और मैंने काफ़ी देर पहले सेंस किया था कि लगता नहीं गवर्नमेंट इसको कंप्लीट करेगी, बट दैट इज़ कमिंग ट्रू। आपका क्या व्यू है कि अभी ये, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले वाला प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, अभी तो गवर्नमेंट नए प्रोग्राम में ही जाना, शायद जाने के बारे में सोच रही होगी। व्हाट्स योर व्यू ऑन आईएमएफ प्रोग्राम, पुराने भी और नए पे भी? जी बहुत शुक्रिया फैजर साहब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे फॉर दिस स्पेस सेशन। एक दो चीज़ें मैं जो है वो स्टार्ट में करना चाहूँगा बिफोर कमिंग ऑन द टॉपिक। सबसे पहले कि एक चीज़ मैं थोड़ी सी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये ऑब्वियसली एक स्पेस सेशन है। तो यहाँ पे जो भी होपफुली हम एक बहुत अच्छा डिस्कशन जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो भी बात होगी वो किसी भी किस्म की रिकमेंडेशन, एडवाइस या एंडोर्समेंट मेरी तरफ से या आरएफआई ऑडिट की तरफ से नहीं होगी। और सेकेंडली ये कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सेशन को जो है वो कंक्लूड करके ज्यादा से ज्यादा क्यूएनए जो है वो ले सकें, अगर की कोई queries, तो वो बेहतर तरीके से जो है एड्रेस हो सके। सो कमिंग बैक, देखिए बिल्कुल आईएमएफ जो है वो अब तक 9th रिव्यू पेंडिंग है हमारा। और ये सितंबर में जो है वो ड्यू था, अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए था। बट उसके बाद ड्यू टू वैरायटी ऑफ थिंग्स ये जो है वो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। और उसमें ऑब्वियसली कुछ जो है वो करते हैं जो गवर्नमेंट को पहले ले लेने चाहिए थे, वो गवर्नमेंट ने जो है वो लेट किए। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली कुछ जो है वो आईएमएफ की तरफ से भी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि टाइम टू टाइम जो है वो थोड़ी चेंज हुई, जिसकी वजह से उनको जो है वो केटर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ। तो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि 9th रिव्यू इज पेंडिंग। इस वक्त गवर्नमेंट ने जो अपकमिंग बजट है उसके नंबर्स जो है वो आईएमएफ के साथ शेयर किए हैं। सो बेसिकली दो ब्रॉड चीजें हैं। एक तो ये कि बजट को आईएमएफ जो है वो देख रहा है, जो भी गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल साइड के नंबर दिए हैं, रेवेन्यू के, एक्सपेंडिचर के, सब्सिडीज के, उसको आईएमएफ जो है वो थ्रू कर रहा है और उसका जायजा ले रहा है। और सेकेंडली ये कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है उस पे भी जी जो है वो अब तक आई बिलीव के कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं हो पाया। लास्ट जो है वो आईएमएफ के ख्याल में जो है वो 6 बिलियन का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप था, जो कि हमने जो है वो फुलफिल करना था। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप से मेरा मतलब ये है कि जो हमारी अदायगियां हैं आगे आने वाले लेट से 3 महीने में या 6 महीने में, और इसके साथ जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, तो उसके दरमियान जो गैप था वो आईएमएफ कहता है कि वो 6 बिलियन था। और हम लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3 बिलियन डॉलर जो है वो अरेंज कर लिए थे, जिसमें 2 बिलियन सऊदी अरब से एडिशनल डिपॉजिट था और 1 बिलियन यूएई से था। और उसके बाद हुकूमत ने जो है वो आईएमएफ को ये कहा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो होगा, वो 7 बिलियन नहीं होगा। और हुकूमत ये समझ शायद शायद हमारा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप जो है वो ये काफी हद तक जो है वो कम हो जाए। तो इस पे जो है वो कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया। और तो फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट ने आईएमएफ को ये यकीन दिलाया कि कुछ कमर्शियल बोरिंग ली जाएगी, कुछ जो हमारे फ्लड रिलीफ एक जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके कुछ प्लेजेस थे, उनको जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा।
और फिर कुछ शायद चाइना से जो है वो हमें एडिशनल हेल्प जो है हमारा जो बकौल आईएमएफ जो जितना भी फाइनेंसिंग गैप है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आगे जाते हुए देखें इसमें दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि इस प्रोग्राम को जो है वो नाइन्थ रिव्यू पे कंक्लूड कर दिया जाए, और फिर उसके बाद एक नया प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम जिसकी ऑब्वियसली पाकिस्तान, एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये ऐसे इनकंक्लूड नहीं रह सकता प्रोग्राम। सो नाइन्थ रिव्यू एटलीस्ट थ्रू होना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि अगर हम नया प्रोग्राम भी देख लेंगे तो उसकी शराइत भी बहुत सख्त होंगी। जो शराइत नवे जायजे की इतनी सख्त हैं जो कि हम लोग जो है वो फुलफिल नहीं कर पाए, वो जो है वो जो नया प्रोग्राम होगा जो कि इससे बड़ा प्रोग्राम होगा, उस पेज पे आपको आना पड़ेगा। तो बेहतर तो ऑब्वियसली यही है कि इस प्रोग्राम में थोड़ी सी जो है वो एक्सटेंशन की कोशिश की जाए, जैसे हमें एक दफा फिर मिली थी, लास्ट टाइम भी मिली थी। और इसमें नाइन्थ रिव्यू 6 महीने से पेंडिंग है, उसको कंक्लूड किया जाए, और फिर टेंथ और इलेवेंथ रिव्यू को कंबाइन करके जो है वो एक साथ क्लियर किया जाए, और जो स्टेप उसके लिए हमने लेने होंगे। क्योंकि इशू ये है कि देखें, प्रॉब्लम यही होती है कि हम जो है वो कुछ नहीं करते और फिर अचानक इतने स्ट्रिंजेंट एक्सटर्नल और फिस्कल मेजर्स लेते हैं कि उसका इम्पैक्ट जनरल पब्लिक पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप टाइमली बेसिस पे अपनी इकोनॉमी है वो हुकूमत के लिए बेहतर है, वो की जो टर्म टारगेट के लिए बेहतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली हमें एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, और उसके बगैर जो है वो, बट ऑब्वियसली उसमें नाइन्थ रिव्यू आई थिंक थ्रू होगा, और अगर फिर नया प्रोग्राम होता है तो फिर वो जो है वो निगोशिएट करना पड़ेगा। इसमें एक और ट्रिकी पार्ट ये कर सकती है, वो हुकूमत ही कर सकती है। जो केयर टेकर सेटअप, अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि इलेक्शंस टाइम पे हो रहे हैं, तो केयर टेकर सेटअप एक कंटिन्यू प्रोग्राम को निगोशिएट करके बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट तो कर सकता है, बट नया प्रोग्राम को निगोशिएट करना फ्रॉम गवर्नमेंट से होते हैं वो नहीं ले सकता। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आईएमएफ हमें ये कहता है कल को कि आपने जीएसटी ओवरऑल इंक्रीज करके 20% करना है, तो दिस वुड बी, वो ये नहीं कर पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि केयर टेकर सेटअप इस वक्त पेट्रोलियम और डीजल पे अलाउड जीएसटी 18% है, बट वो है जीरो, तो वो उसको उठा के 10% कर दे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो कि केयर टेकर सेटअप ले सकता है, बट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो होता है वो जो है उसके लिए आपको एक फंक्शनल गवर्नमेंट, मैंडेटेड गवर्नमेंट की जो है वो जरूरत है। तो देखना ये भी होगा कि हम नए प्रोग्राम में जो है वो जाते हैं तो वो किस टाइम पे हम उसको निगोशिएट करते हैं, और फिर आगे कैसे ये मामला चलते हैं। थैंक यू ताहिर भाई। ताहिर भाई, एक लेमैन का क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट ऑनगोइंग जो प्रोग्राम है इसको कंप्लीट अगर उन्होंने नहीं किया, कोई इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं दिखाई, व्हाई दे विल, ऑफ कोर्स दे हैव टू गो, बट मैं गवर्नमेंट के हिसाब से कह रहा हूँ कि व्हाई दे वुड गो फॉर अनदर एंड न्यू प्रोग्राम। जी देखें, आईएमएफ जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। सो इशू ये है कि हमारे पास जितनी भी हमारी बैरूनी अदायगियां हैं, उसमें हमारा एक चंग जो है वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ ही है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से मेरा मतलब है वो इदारे जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएफसी हो गया, एडीबी हो गया, एडबलआईबी हो गया, या आईडीबी हो गया। तो वो इदारे जो कि हमें लेंडिंग करते हैं, जो कि मोस्टली प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग होती है, वो इदारे हमें उसी वक्त लेंडिंग करते हैं जब आईएमएफ की नोट उसमें शामिल होती है। अब जब हम आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हैं तो उन इदारों का ये जो है वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में है, और जो पाकिस्तान के की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस पे जो है वो आईएमएफ ने एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। वो चेक एंड बैलेंस इस बात को अश्योर करता है कि इकोनॉमी का डायरेक्शन सही है, जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जा रही हैं वो सही है, और इकोनॉमी एक राइट डायरेक्शन में मूव हो रही है। अगर वो चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि हमारे मुल्क में अक्सर औकात जो है वो पॉलिटिकल फैसले लिए जाते हैं, और इकोनॉमी को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता, या इकोनॉमी को जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। तो जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनकी फाइनेंसिंग हमें जो मिलेगी उसमें आईएमएफ की नोट जरूरी है। दूसरी बात ये कि जो हमारे बायलैटरल पार्टनर्स हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, चाइना हो गया, तो ब्रॉडली
व्हाट आई रिकॉल, जो सऊदी अरब का हमारा लास्ट सेफ डिपॉजिट था, उसमें भी ये कंडीशन थी कि ये सेफ डिपॉजिट पाकिस्तान के पास होगा तो पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहना होगा। तो ये हमारे जो बायलैटरल पार्टनर्स हैं उनकी भी जो है रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डायरेक्टली चेक एंड बैलेंस तो नहीं रख सकते हमारी इकोनॉमी पे। तो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि हमारी इकोनॉमी के डायरेक्शन पे, डिसीजंस पे एक चेक एंड बैलेंस रखे और मेक श्योर करे कि जो हम पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं वो जो है वो दुरुस्त सिमत में है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम में होना जो है वो जरूरी है। प्लस एक और चीज ये कि जब आप आईएमएफ प्रोग्राम में होते हो और ये सब आपके पास चेक मौजूद होते हैं, तो आपके लिए नई रेस डेट रेस करना भी आसान होता है। आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके भी डेट रेस कर सकते हो, आप कमर्शियल बोरोइंग भी कर सकते हो। तो आपके लिए जो पैसे हासिल करना है इंटरनेशनल मार्केट से या डेट हासिल करना है, वो कदरे आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू आप आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं हो। तो ये बुनियादी रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान का आईएमएफ में जो है वो जाना बहुत जरूरी है। ताहिर भाई, मैं ये समझना चाह रहा था कि गवर्नमेंट को क्या पिछले वाले प्रोग्राम से नया करना इजी लगता है कि उन्होंने वो नहीं कंटिन्यू किया या सीरियसनेस नहीं दिखाई और वो नए में। वाले प्रोग्राम से अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ने पिछले वाला जो ऑनगोइंग है उसको इतना नहीं कंप्लीट किया या इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं शो की। कभी कोई आ जाते थे उनके साकडार साहब के स्टेटमेंट्स वगैरह। तो वो नए में क्यों, नए में जाना चाहेंगे? और ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन थी कि जो गवर्नमेंट ऑनगोइंग को सीरियस नहीं ले रही, शायद वो समझ रही होगी कि हम आईएमएफ के बगैर ही काम चला लेंगे, नए वाले में नहीं जाने की जरूरत। अगर उनको पता है कि नए में जाना ही पड़ेगा, तो फिर उन्होंने इस वाले में क्यों नहीं इतनी सीरियसनेस दिखाई? ये थोड़ा सा एक डायलेमा था मेरे माइंड में, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। जी देखिए, अब नए वाले में जाने के मैंने आपको चंद रीजंस जो है वो बताए। अच्छा, अब आप ये सवाल कर रहे हैं कि जो ये हुकूमत है वो इस पे शायद इसको ना जाना पड़े। तो देखें, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे अगले साल जो है वो $25 बिलियन की जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है। इसको आपने फुलफिल करना है। अब इसको फुलफिल करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास जो है वो डॉलर का इनफ्लो अवेलेबल होना चाहिए। सो अगर मैं आईएमएफ में नहीं जाता तो मेरे पास आईएमएफ की फाइनेंसिंग नहीं होगी, सबसे पहली चीज ये। फिर उसके बाद मल्टीलेटरल ब्रॉडली फाइनेंसिंग मेरे पास नहीं होगी। नंबर 3 ये कि जो कंट्रीज हैं, बायलैटरल कंट्रीज हैं, उनमें भी थोड़ा सा जो है वो डाउट क्रिएट होगा कि मैं जो हूँ वो आईएमएफ में नहीं हूँ तो मैं किस तरह मैनेज करूंगा। हाँ, अगर हुकूमत ये समझती है कि वो किसी तरीके से 10-15 बिलियन डॉलर का इंतजाम कर ले, जो कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत एट दिस पॉइंट इन टाइम कर सकती है, तो फिर ऑब्वियसली यस वी कैन अवॉइड आईएमएफ फॉर अ वाइल। बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको आपके पास डॉलर का करने वाला कोई होना जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ के बगैर जो है वो पाकिस्तान का ज्यादा जो है। ये है कि देखें, आईएमएफ और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के लोन जो हैं वो आपको बहुत कंसेशनरी रेट पे मिलते हैं। स्पेशली जो मल्टीलेटरल के लोन्स हैं वो उनका मार्कअप रेट बहुत कम होता है और उसका मेच्योरिटी बहुत बड़ी होती है, वो 20 साल या 25 साल पे जो है वो उसकी रीपेमेंट्स होती हैं। जबकि अगर आप किसी भी मार्केट से फाइनेंसिंग लेते हैं, जैसे आपने कोई कमर्शियल बोरोइंग की है, तो वो विद इन ईयर आपने वापस करनी होती है, उसका मार्कअप रेट भी ज्यादा होता है। तो वो जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो आईएमएफ के बगैर बिल्कुल जो है वो आउट हो जाएगी। तो आई बिलीव कि हुकूमत जो है वो उसके पास और ऑप्शन नहीं होगा और एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो उसको निगोशिएट करना पड़ेगा। अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि ये टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें। और मोस्ट लाइकली देयर आर ब्राइट चांसेस के जो आगे आने वाली हुकूमत है वो कहीं जाके जो है वो नया प्रोग्राम जो है वो निगोशिएट कर रही होगी आईएमएफ के साथ, और फिर उसके बाद जो है वो मामला आगे चले। थैंक यू ताहिर भाई। ताहिर भाई, आपने अभी आपके हाउस ने एक रिपोर्ट भी रिलीज की थी अबाउट डिफॉल्ट, व्हाट इफ के नाम से। तो अगर पहली बात ये है कि आपके हिसाब से पॉसिबिलिटी क्या है पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की? और अगर हम एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं कि डिफॉल्ट हो जाता है, तो जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए उस सिचुएशन में? जी हाउ शुड वी डील विद देखिए, दैट सिचुएशन? जी बिल्कुल। सो
पहले तो ये बात जो है वो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देने की कोशिश करता हूँ कि आपने अक्सर मीडिया पे सुना होगा और डिफरेंट पेपर्स में भी आता है और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा बात होती है कि पाकिस्तान को अगले 3 सालों में $75 बिलियन देने हैं और ये हम पैसे नहीं दे सकते क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास रिजर्व्स नहीं है और ना कोई ऐसा इनफ्लो हमें बड़ा आता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम इसको ब्रेकअप कर लें, $25 बिलियन हर साल पे आ जाएं जो कि हमारी एक्चुअल डेट रीपेमेंट है, तो ये समझना जरूरी है इसमें कि ये जो 75 बिलियन 3 साल का और 1 साल का $25 बिलियन का फिगर है, ये आया कैसे। असल में जो मीडिया में और सोशल मीडिया में एक एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है इस चीज का कि $75 बिलियन हमने पूरे देने हैं, तो मैं यहाँ पे इस चीज को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखें, $25 बिलियन का अगर मैं ब्रेकअप देखूं ना, तो इसमें $13 बिलियन तो वो पैसे हैं जो कि हर साल रोल ओवर होने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बहुत ब्रॉड सा जो है वो हिसाब लगाऊं, तो इस $25 बिलियन में जो है वो $3 बिलियन जो है वो सऊदी अरब के सेफ डिपॉजिट है, $4 बिलियन जो है वो चाइना के डिपॉजिट्स हैं, $2 बिलियन जो है वो यूएई का डिपॉजिट है, और $4 बिलियन की चाइनीज युआन की हमारे पास क्रेडिट स्वैप लाइन है। तो ये क्यूमुलेटिवली तकरीबन 13 बिलियन बनते हैं। तो अगर मैं ये एज्यूम करता हूं कि चाइना, सऊदीया और यूएई मेरे डेट को, इस जो भी इनका सेफ डिपॉजिट है इसको रोल ओवर कर देंगे, तो मेरी जो $25 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड थी वो कम होके $12 बिलियन पे आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर मैं 75 बिलियन का हिसाब लगाऊं, तो जो 75 बिलियन का एक बहुत ज्यादा फोकस्ड नंबर बनता है सोशल मीडिया पे, तो वो भी आप समझ लें कि अगले 3 सालों में अगर मैं 13, अच्छा, ये 75 बिलियन जो आ रहा है ये 25 25 25 आ रहा है, ठीक है। इसमें ये एज्यूम होता है कि हर साल हमने चाइना, यूएई, सऊदी अरब को पैसे देने, वो हम रोल ओवर करा लेंगे, फिर वो अगले साल फिर आ जाता है, फिर वो तीसरे साल फिर आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि ये $39 बिलियन आउट ऑफ $75 बिलियन डबल काउंट हो रहा है, क्योंकि मैं ये एज्यूम करता हूँ ये पैसे मुझे देने, और नीचे मैं अवेलेबल फाइनेंसिंग में वो दिखा देता हूँ, तो वो मैं एज्यूम करता हूँ रोल ओवर हो गया, लेकिन फिर मैंने 2025 में फिर देने, फिर मैंने 2026 में फिर देने। तो अफेक्टिवली मैं देखूं तो 75 बिलियन में से मैं $39 बिलियन निकाल दूं तो सिर्फ $36 बिलियन मेरे पास बचते हैं, जो कि मुझे जो है वो पे करने हैं। अब अगर मैं इसके फर्दर ब्रेकअप पे आ जाऊं और फिर 1 साल पे आ जाऊं, ताकि उसको हमें आसानी हो समझने के लिए, तो उसके बाद हमारे पास मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की रीपेमेंट $5 बिलियन बनती है। ये $5 बिलियन की रीपेमेंट है, बट हमेशा जब आप आईएमएफ प्रोग्राम में होते हो तो इस $5 बिलियन या $4 बिलियन के अगेंस्ट आपको अवेलेबल फाइनेंसिंग भी होती है। वो कैसे होती है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान में, डिफरेंट सूबों में जो कि चल रहे हैं, जिसकी फंडिंग जो है वो एडीबी, वर्ल्ड बैंक, AIIB या इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और इस तरह के दूसरे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। तो ये जो पेमेंट होती है, जो पैसे जा रहे होते हैं उसके अगेंस्ट कुछ पैसे आ भी रहे होते हैं, वो पैसे आके इन पेमेंट्स को नेट ऑफ कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपकी कुछ सी पैक रिलेटेड पेमेंट है 1 बिलियन की, यूरो बॉन्ड की पेमेंट है 1 बिलियन की, और पेरिस क्लब की 1 बिलियन की पेमेंट है। बाकी इसके अलावा कुछ अदर्स पेमेंट है जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपकी और दूसरी पेमेंट्स आ जाती है जो 4 बिलियन बनती है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज पे फोकस करना चाहूंगा कि ये अफेक्टिवली 75 बिलियन नहीं है अगले 3 सालों में, ये 36 बिलियन है। क्योंकि आप हर दफा जो है वो उस पेमेंट को अज्यूम कर रहे होते हो कि वो, मतलब चाइना, यूएई और सऊदीया की पेमेंट रीपेमेंट में आएगी, रोल ओवर होगा, फिर रीपेमेंट में आएगी, फिर रोल ओवर होगा, और इसी तरीके से वो काउंटिंग डबल हो रही है। तो ये $75 बिलियन का नंबर बिल्कुल गलत है, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि चाइना, सऊदीया और यूएई हमारे डेट को जो है वो रोल ओवर कर देंगे। फिर इसमें अगर आप एक दूसरा एंगल देखें, तो जो हमारी पेरिस क्लब पे जो है वो काफी ज्यादा बात होती है कि जो पेरिस क्लब का डेट है वो हमें रीशेड्यूल करा देना चाहिए। उसकी साल की पेमेंट $1 बिलियन की है। तो $1 बिलियन जो है वो, ऐसे पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन जो है वो मसला नहीं है, नॉर्मल हालात की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ऑब्वियसली हमने जो है वो बेसिक फोकस जो रखना है किसी भी इकोनॉमी के लिए, वो अपनी एक्सपोर्ट्स पे रखना होता है। तो अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर होती जाएंगी तो आपके डॉलर इनफ्लो, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोकल करेंसी तो प्रिंट कर सकते हो लेकिन आप डॉलर नहीं प्रिंट कर सकते, तो आपको डॉलर
कमाने के लिए एक्चुअल में अपनी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज करना होगा और रेमिटेंसेस को इंक्रीज करना होगा। तो आई थिंक जो ये रीपेमेंट का ताल्लुक है, इसमें भी थोड़ा सा जो है वो ये जाविया आ जाता है कि अच्छा, फिर अब आप ये, अगर आपका ये सवाल होगा कि अगर इतनी चीजें आसान है तो हम जो है वो फिर आईएमएफ में क्यों जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप इन सब रोल ओवर्स को निकाल भी दें तो उसके बाद भी जो ये फिगर है 10 से 12 बिलियन डॉलर की बचती है, उसमें मेजर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है। मल्टीलेटरल उसी वक्त होगा जब आईएमएफ होगा, और उसके बाद फिर और पेमेंट बनती है। तो इन द लॉन्गर रन बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमने अपनी एक्सपोर्ट पे फोकस करना है। ये जो कंट्रीज हैं जिनकी मैंने मैंने भी जिक्र किया, जिसमें सऊदीया, चाइना और यूएई शामिल हैं, इसके डेट को हमने, इसके टेनर को बढ़ाना है। आई वुड से कि आप उसे रीप्रोफाइल कर लें। ये जो हर साल हमें पेमेंट नजर आती है इस 13 बिलियन डॉलर की, इसको हम इन कंट्रीज से निगोशिएट करते हुए इसको 5 साल बाद ले जाएं, और उनको हम इस बात की एश्योरिटी दें कि हम जो है वो आपको ये पेमेंट करेंगे, बट हमें कुछ टाइम चाहिए। वी आर ट्राइंग टू फिक्स आवर इकोनॉमी, वी आर ट्राइंग टू फिक्स आवर ओन हाउस। तो ये अगर हम करेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रेशर जो इस वक्त एक्सटर्नल पेमेंट का हमें नजर आता है और जिसकी मीडिया में भी बातचीत होती है, वो होगा। अब आपके बात रही आपके सवाल के डिफॉल्ट, तो मुझे लगता है कि होपफुली पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। और उसका मेजर रीजन एक तो ये मैंने आपको बताया, जैसे ये जो 25 बिलियन का नंबर है, इसमें 13 बिलियन तो आपको निकाल देने चाहिए एज्यूमिंगली कि ये 3 कंट्रीज हमारी हेल्प जो है वो करेंगी। और उसके बाद हम आईएमएफ प्रोग्राम में जाएंगे तो मल्टीलेटरल हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्वियसली जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में जो इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट है ग्लोबली, वो बहुत ज्यादा हो गया है। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कंट्री टू रेज डेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो आगे जाते हुए एक्सपेक्टेशन है कि ये भी जब सिनेरियो थोड़ा ईज ऑफ होगा तो हमारे लिए थोड़े और जगह खुलेगी जिससे हम जो है वो उस फाइनेंसिंग को रेज कर सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल, आई एम होपफुल कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, बट साइमल्टेनियसली आई बिलीव कि पाकिस्तान को आईएमएफ में जाना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान आईएमएफ में नहीं जाएगा तो फिर जो है वो थिंग्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू ताहिर भाई, थैंक यू फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ताहिर भाई, अभी जो मई का सीपीआई नंबर है वो 38% था और शायद वीकली इससे भी ज़्यादा आया है। आपका क्या ख्याल है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है ये पीक कर गई है? और दूसरा, अभी जो 9 जून को मीटिंग है स्टेट बैंक की, एमपीसी की, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं एक आर्टिकल देख रहा था बिजनेस रिकॉर्डर का, वो समझ रहे, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आल्दो इन्फ्लेशन इज क्वाइट हाई बट स्टेट बैंक में भी पॉलिसी रेट को चेंज ना करे। तो व्हाट्स योर व्यू अबाउट इन्फ्लेशन एंड अपकमिंग एमपीसी मीटिंग? जी, इस महीने की इन्फ्लेशन जैसे आपने कहा कि काफी ज्यादा आई है। आई डू एग्री कि ये इन्फ्लेशन का जो है हिस्टोरिक हाईएस्ट नंबर है। अम, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है कि दिस वुड बी द पीक इन्फ्लेशन। इसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो टेपर ऑफ होना शुरू होगी, और उसका जो एक मेजर हमें नंबर नजर अगले महीने ही आ जाएगा। जून में एक्सपेक्टेड है कि 30 से 31% हो जाएगी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन। अच्छा, इसमें अगर आप पूरे अगले साल की बात करते हैं मुझसे, जैसे इस साल तकरीबन 29% की एवरेज इन्फ्लेशन है, तो अगले साल एक्सपेक्टेड है कि 19 से 20% की जो है वो एवरेज इन्फ्लेशन होगी। तो अब होपफुली यहाँ से आगे आने वाले महीनों में जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड होगा वो जो है वो नीचे की साइड पे होगा, एक्सेप्ट फॉर अ मंथ ऑफ सितंबर, जहाँ पे हम थोड़ा सा स्पाइक देखेंगे बिकॉज ऑफ द बेस। और जहाँ तक इंटरेस्ट रेट्स की बात है जो आपने पूछी, तो हमारा व्यू ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक हो गए, और जो अपकमिंग पॉलिसी है इसमें जो है वो स्टेट बैंक स्टेटस को रखेगा इंटरेस्ट रेट को। और देखें, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है इस वक्त, वो डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन नहीं है, वो सप्लाई साइड शॉक्स की वजह से इन्फ्लेशन है। तो जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है वो प्राइमरली जो है वो डिमांड डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, डिमांड को टेपर ऑफ करने के लिए यूज होता है। बट जब इन्फ्लेशन सप्लाई साइड इश्यूज की वजह से होती है तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता, और यही हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट आपने जो है वो इतने बढ़ा दिए हैं और इन्फ्लेशन जो है वो नीचे नहीं आ पाई इस फिस्कल ईयर में। बट
आई डू बिलीव कि यहाँ पे जो है वो स्टेट बैंक थोड़ी प्रूडेंट पॉलिसी रखेगा और स्टेटस को रखेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो सबसे बड़ा इ- इस लेवल पे रखने का जो उसका इम्पैक्ट है वो खुद हुकूमत पे होगा। गवर्नमेंट बीइंग अ लार्ज बोरोअर इन अ सिस्टम, जो हमारे फिस्कल साइड है उस पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। आपको एक अगर मैं ब्रॉड नंबर दूं तो अगले साल अ, मेरे एस्टिमेट के मुताबिक जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो तकरीबन क्यूमुलेटिवली 8.5 ट्रिलियन हो जाएगी। हमारा एफबीआर का जो टारगेट रेवेन्यू है वो 9.2 ट्रिलियन है। तो अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रहते हैं तो गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस होगी नहीं। तो सबसे बड़ी जो हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में लूजर है वो खुद हुकूमत है। तो आई थिंक हुकूमत को इस चीज का जो है वो ऑब्वियसली रियलाइजेशन भी होगी और उसके अकॉर्डिंगली स्टेट बैंक भी जो है वो फैसले करेगा। फिर इन्फ्लेशन भी जब ऑब्वियसली अगर ट्रेजेक्टरी उसकी डाउनवर्ड होगी तो वो भी हेल्प आउट करेगी स्टेट बैंक को पॉलिसी रेट को मेंटेन करने। एंड फर्दर in third quarter of fiscal year 24, which would be from January 2024 to March 2024, I do expect के इंटरेस्ट रेट ईजिंग जो मॉनेटरी ईजिंग है वो साइकिल भी बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू ताहिर भाई। ताहिर भाई, मैं आपसे पीकेआर का व्यू पूछना चाहता था, और अभी एक मेरे दोस्त हैं उस्मान, उन्होंने भी मैसेज किया है। वो कह रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट्स द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पीकेआर यूएसडी? माय कैलकुलेशन बेस्ड ऑन REER, रीर शायद कहते हैं, सजेस्ट 242। इज देयर अ बेटर मेथड टू कैलकुलेट इट, एंड व्हाट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इम्पैक्टिंग इट? देखिए, जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है इसकी बेसिस पे सोली आप जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। उनकी बात सही है कि अगर मैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो है वो आज करेंसी निकालूं तो वो शायद 242 या 250 के करीब जो है वो बनेगी। बट रीर बेसिकली बेंचमार्क नहीं है करेंसी को डिटरमिन करने का। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी इन्फ्लेशन डिफरेंशियल होगी आपकी करेंसी और डॉलर, आपके मुल्क की इन्फ्लेशन की और यूएस इन्फ्लेशन की। सो फॉर इंस्टेंस, अगर मेरी इन्फ्लेशन जो है वो लेट से आगे एक साल बाद जाके जो है वो 15% पे आ जाएगी और यूएस इन्फ्लेशन जो है वो 4 या 5% रह रही है, तो जो 10% का गैप है दैट वुड बी दी डेप्रिसिएशन जिसपे मेरी करेंसी जो है वो competitive रहेगी। जहां तक आज की वैल्यू की बात रही, तो यस आई डू एग्री कि आज जो करेंसी में इतनी ज्यादा प्रेशर है उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं है आज। आई थिंक मुल्क के हर बंदे को ये बात पता है कि मुल्क के पास डॉलर नहीं है। और ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट ये है कि उसकी वजह से बहुत एग्रेसिव बाइंग जो है वो डॉलर में जो है वो लोगों ने की हुई है। अ, लोगों ने गोल्ड में बाइंग की हुई है, लोगों ने हेज करने की कोशिश की हुई है। तो ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी। सो अगर आज हमारा आईएमएफ प्रोग्राम रिज्यूम हो जाए और इसके साथ हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो हमें अवेलेबल हो जाए, तो आई डू थिंक के देर देर इज अ चांस के करेंसी में कुछ करेक्शन जो है वो देखें और हम देखें कि पीकेआर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। बट फॉर नाउ जो सिचुएशन है और जिस मोड पे हम लोग खड़े हैं वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि इट्स सेफ टू एज्यूम कि अगर हम जून क्लोज करेंगे तो वो हम 285 290 पे करेंगे। और उसके बाद जो भी सिचुएशन होगी अगले एक सालों में उसका अगर हमने अंदाजा लगाना है तो हमने आने वाले आईएमएफ प्रोग्राम पे नजर रखनी होगी और उसके साथ जो हुकूमत की पॉलिसीज रहती हैं उनको देखना होगा। अगर हुकूमत जल्द अज जल्द आईएमएफ प्रोग्राम को रिज्यूम करने में कामयाब हो जाती है या कोई ऐसा इकदाम कर लेती है जिससे हमें जो है वो एक बड़ा बेल आउट पैकेज मिल सके, तो जो इस वक्त करेंसी की वैल्यू है उसमें हम देख सकते हैं कि शायद थोड़ी बहुत करेक्शन हो जाए। ताहिर भाई, जो अभी एग्जिस्टिंग रेट है या करंट रेट है, वो आपके ख्याल में एक मार्केट ड्रिवन रेट है या उसको थोड़ा बहुत संभाला हुआ है? क्योंकि अगर मैं यूएई दिरहम को देखता हूँ तो ऑफिशियली तो शायद 77 और 78 का है, बट यहाँ से जो हवाला के थ्रू भेज रहे हैं वो 85 से भी ज्यादा का भेज रहे हैं।
तो ये जो रेट एक जगह स्टेबल किया हुआ है, ये नेचुरल है, मार्केट ड्रिवन है, या कि इसको सहारा दिया हुआ है? नहीं देखें, इसमें जो है वो अगर आप देखें ना, तो जो रिसेंट अभी अगर आप पिछले 2 हफ्तों, 2 से ढाई हफ्ते की मूवमेंट देखें, तो इसमें जो ओपन मार्केट का रेट है, और फिर जैसे आप हवाले के रेट की बात कर रहे हैं, वो रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। लास्ट जो आई थिंक ये 315, 320 तक आई आई बिलीव चला गया था। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ने सर्कुलर निकाला, जिसमें स्टेट बैंक ने कहा कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की पेमेंट जो है वो स्टेट बैंक अलाउ करेगा फ्रॉम द इंटर बैंक, जिसके बाद हमने देखा एक करेक्शन हुई है। सो आई डू बिलीव, देखें हमने उसको डायरेक्टली शायद नहीं मैनेज किया हुआ, बट हमने इम्पोर्ट्स रोकी भी हैं। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप मैनेज्ड की बात करते हैं, तो मैनेज्ड का मतलब ये है कि हम सप्लाई दे रहे हो इंटरबैंक के अंदर, स्टेट बैंक सप्लाई दे रहा हूँ, तो अभी तो हमारे पास डॉलर ही नहीं है, तो हम सप्लाई दे ही नहीं सकते। सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम जो है वो इम्पोर्ट्स को मैक्सिमम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इम्पोर्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो और उस एक तो रोक रहे हैं, उसके बाद प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो उससे हो ये रहा है कि ऑब्वियसली आपकी डिमांड जो है वो कम हो रही है डॉलर की। तो मैं ये कंप्लीटली नहीं कहूंगा कि ये मैनेज्ड है, बट जिस तरह का सेंटिमेंट है, आई बिलीव कि शायद ये 285 नहीं हो, ये 300 होना चाहिए, या 305 होना चाहिए। बट ये जो है वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए जो है वो इस रेट को जो है वो रखा जा रहा है। Thank you, Tahir bhai. Tahir bhai, now to the main question, but it's still second last question about the budget. मैंने ये टॉप लाइन सिक्योरिटी की रिपोर्ट पढ़ी थी आज, लेकिन अभी मुझे आरफ हबीब से भी ईमेल आई है 1 hour बिफोर। इट्स क्वाइट गुड, लाइक अ एक्सटेंसिव रिपोर्ट ऑफ 29 पेजेस। अभी मैंने इसको देखा नहीं, बट इसका टाइटल है पाकिस्तान बजट फाइनेंशियल ईयर 24 preview, navigating a tight fiscal ship. So this was the main topic why I requested you to share your insight के हमें क्या expect करना चाहिए. So here on this space we are mainly investors and traders जो capital market से related हैं. So we don't need to go into the details, बट ओनली जो चीज़ें हमें इम्पैक्ट करेंगी स्टॉक मार्केट को या कैपिटल मार्केट को, अगर थोड़ा सा अपना व्यू दे दें कि क्या होने जा रहा है। जी, सो बजट जो है वो काफी डिफिकल्ट है इस साल। उसका रीजन ये है कि एज्यूमिंगली के इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है वो डाइसी है, इन अ वे कि आपने जो है वो आईएमएफ की चीजों को भी कंसिडर करना है, आपने इलेक्शन को भी कंसिडर करना है, आपने जो है वो रिलीफ भी देना है, और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो इकोनॉमी है, उसको भी कंसिडरेशन में लाना है। तो जो मेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग बजट जो है वो आई बिलीव न्यूट्रल होगा मार्केट के लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हो गई तो वो शायद थोड़ा नेगेटिव हो जाए, या कुछ ऐसी चीजें हो गई तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। आई 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 ट्राई टू एक्सप्लेन। सो अगर ब्रॉडली आप देखें, तो जो बजट टोटल आउटले दैट इज अराउंड 14.2 ट्रिलियन, जो हमारा टैक्सेस का टारगेट है दैट इज अराउंड 9.2 ट्रिलियन, एफबीआई का 2.7 ट्रिलियन के हमारे नॉन टैक्सेस रेवेन्यू है। और इसके बाद जो हमारा डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, वो आई थिंक इट शुड बी समवेयर अराउंड 6.8 to 7 ट्रिलियन रुपीज, जो कि एक बहुत बड़ा डेफिसिट है। और पाकिस्तान एज ए कंट्री कैन नॉट अफोर्ड इट। बट ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई और ऐसा हमारे पास जो है वो ऑप्शन नहीं है। सो हुकूमत की कोशिश ये होगी कि जो टैक्स का टारगेट है उसको जो है वो मैक्सिमम किया जाए। इस साल की कलेक्शन तकरीबन 7.2 ट्रिलियन की है, इसमें भी तकरीबन 200 से 250 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। बट अगले साल की 9.2 ट्रिलियन की है। तो हमें देखना ये होगा कि हुकूमत जो है वो कहाँ कहाँ पे बड़े टैक्सेस ऐसे लगा सकती है। तो उसके लिए जो है वो हमने आज अपनी रिपोर्ट में भी एक टेबल समराइज किया है। सो जो लाइकली मेजर्स हैं जो कि हुकूमत ले सकती है, वो जो है उसमें सबसे पहले
पेट्रोलियम पे जीएसटी इस वक्त जीरो है। सो इफ आई एज्यूम कि पेट्रोलियम पे 17% जीएसटी हो जाए तो हुकूमत को साल में 865 अरब रुपए जमा हो जाएंगे। पिछले पूरा साल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड डीजल जीएसटी 0% रहा है। इसके अलावा इस साल हुकूमत एक मिनिमम एसिड टैक्स लगाने का जो है वो इरादा रखती है इन रेंज ऑफ 0.25% टू 2%। इससे तकरीबन एक्सपेक्टेड है 200 अरब रुपए एडिशनल आ जाए। फिर इसके बाद जो है वो लाइकलीहुड है कि एक सुपर टैक्स जो कि पिछले साल इम्पोज किया गया था 10% पे और उसके बाद वो 4% था, उसको शायद हुकूमत कंटिन्यू कर दे, तो उसका भी फिस्कल इम्पैक्ट तकरीबन 217 अरब रुपए का है। फिर इसके बाद जो हमने जीएसटी 17 से 18% किया था लास्ट मिनी बजट में बैक इन February 2023, उसका इम्पैक्ट एनुअलाइज्ड बेसिस पे अगर हम लेके जाएं उसको 134 अरब रुपए का है। एफईडी लास्ट बजट में टोबैको और सीमेंट्स पे बढ़ी थी तो उसका भी तकरीबन 170 अरब रुपए का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है। तो ये हमारा जो इस साल की कलेक्शन है 7.1 ट्रिलियन की, ये टारगेट जो है वो 9.2 का है। 2 ट्रिलियन हमें एडिशनल रेस करना है। तो कुछ तो नॉमिनल ग्रोथ होगी क्योंकि अगले साल भी अगर हम देखें तो तकरीबन 20% की इन्फ्लेशन और 3.25% की जीडीपी ग्रोथ के साथ अगर मैं उसे थोड़ा डिस्काउंट भी कर दूं, रीजन बीइंग कि हम लोग इम्पोर्ट्स को कर्व कर रहे हैं, तो 1 ट्रिलियन यहाँ से पूरा हो जाएगा। 1 ट्रिलियन और हमने करना होगा और हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन तकरीबन 1.5 ट्रिलियन के हैं। एज फार एज मार्केट इज कंसर्न स्पेसिफिकली, तो एक प्रपोजल जो कि पिछले लास्ट वीक काफी ज्यादा डिस्कस भी हुआ है मार्केट में और उसकी वजह से जो है वो परफॉर्मेंस भी मार्केट में टू एन एक्सटेंट आई है, वो रिजर्व्स पे टैक्सेशन का है। सो बेसिकली देयर आर टू प्रपोजल। एक प्रपोजल ये है कि आप जो है वो अक्रॉस द बोर्ड तमाम रिजर्व्स को जो कि तकरीबन 6.8 ट्रिलियन बनते हैं उसको टैक्स कर दें और उससे हुकूमत को तकरीबन 338 बिलियन रुपीस जो है वो जमा हो जाएंगे। और दूसरा प्रपोजल ये है कि आप जो है वो एक सर्टेन पे आउट का थ्रेशोल्ड मेंटेन करें और अगर कोई कंपनी वो नहीं देती है डिविडेंड तो उसके उस साल पे जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जो है वो एडिशनल टैक्स लगाया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत दूसरा वाला ऑप्शन करेगी। पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है करना। उसके दो तीन बुनियादी रीजन हैं। सबसे पहले कि आप रिजर्व्स को जो है वो इस तरह डायरेक्टली टैक्स करेंगे तो जितनी भी कंपनीज हैं वो सब जो है वो लिटिगेशन में चली जाएंगी, क्योंकि हुकूमत इस साल पे जो आप कमा रहे हो उसको तो टैक्स कर सकती है, पुराने साल पे जाके टैक्स करना किसी भी चीज को, दैट वुड बी अ डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट और वो फिर लीगल इम्प्लीकेशंस उसमें आ जाती हैं। हमने जीआईडीसी की मिसाल देखी है, अब तक अनरिजॉल्व है। हमने सुपर टैक्स की मिसाल देखी है, पिछले वाले भी और ये वाले भी, ये भी लीगल चैलेंजेस हैं इसमें जब हुकूमत ने पुराने साल पे जाके लगाया था। तो कोई भी ऐसा टैक्स जो कि हुकूमत पिछले सालों में जाके लगाती है और रिजर्व चूंकि पिछले सालों के प्रॉफिट से आपके ड्राइव हुए हुए, तो वो हुकूमत के लिए चैलेंज हो जाएगा। फिर दूसरा ये कि ये जो ये टैक्स है कि आप ब्लाइंडली सबको रिजर्व को टैक्स कर दो, तो ये तो देखें शेयर होल्डर का और स्पॉन्सर का डिस्क्रिशन है कि वो पैसे को या तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करता है या डिविडेंड देने के लिए करता है। सो अगर एक कंपनी और उसके शेयर होल्डर इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि कंपनी को जो है वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए और कंपनी ग्रो करती रहे, तो ये उनका जो है वो राइट होना चाहिए। तीसरी चीज ये कि आप ने जो ये टैक्स लगाने का सोच रहे हैं ये एडवांस टैक्स है एंड दैट वुड बी एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय द कंपनीज। सो फॉर इंस्टेंस मैं ये ज्यूम करता हूँ कि आज ये टैक्स लग गया। जब ये टैक्स लग गया तो कंपनी ने एक एडवांस टैक्स क्रिएट किया, कैश को कन्वर्ट कर दिया एडवांस टैक्स में और करंट शेयर होल्डर्स पे जो है वो ये उनके सीएनआईसी के अगेंस्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। 3 साल बाद कंपनी डिविडेंड देती है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि 3 साल बाद जो है वो सेम शेयर होल्डर हो? तो हो सकता है कि कुछ नए लोग आ गए हो, कुछ लोगों ने बेच दिया हो, तो वो उसकी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म फाइनलाइज करना भी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जो ये जो स्ट्रेट टैक्स है ऑन रिजर्व्स ये नहीं होगा। इसकी जगह पे क्या होगा, अगर आपको याद हो को 2017 में हुकूमत ने एक टैक्स लगाया था और वो टैक्स कुछ इस तरीके का था कि यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 20% ऑफ योर अर्निंग्स, और अगर आप वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो आपके उस साल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे एडिशनल 5% टैक्स लग जाएगा। तो आई डू बिलीव कि ये जो ये वाला प्रपोजल है जिसमें आप एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है और अगर आप वो नहीं करते तो इस साल पे आप पे एडिशनल टैक्स लग जाएगा। ये जो है वो हुकूमत लाइकलीहुड है कि इसको इम्प्लीमेंट करे। इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस भी जो है वो कम है और इसके साथ साथ
ये जो है वो इसी साल के प्रॉफिट्स पे है जो कि हुकूमत लगा सकती है। इसके अलावा अगर आप मुझसे डिफरेंट सेक्टर वाइज पूछते हैं, तो आई डू बिलीव के कोई, जैसे मैंने अभी 10% टैक्स की बात की, सुपर टैक्स की, तो वो थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट होगा आई थिंक। उसमें अगर 10% टैक्स लग जाता है तो दैट वुड बी नेगेटिव फॉर दी मार्केट, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज और इन्वेस्टर्स की अभी एजम्पशन है कि 4% सुपर टैक्स होगा, तो अगर वो 6% से बढ़ के 10% हो जाए तो ये थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी गैस सेक्टर के लिए एडिशनल एलोकेशन होती है, या क्लियरेंस ऑफ सब्सिडी, सॉरी क्लियरेंस ऑफ सर्कुलर डेट होता है, तो दैट कुड बी अ पॉजिटिव फॉर ईएनपीज एंड ओजीएमसीज। इसके अलावा आई डू बिलीव के पावर सेक्टर के लिए भी जो है वो, अगर इस तरह की कोई क्लियरेंस होती है तो जो लोकल लिस्टेड स्पेस में पावर कंपनीज हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ऑटोमोबाइल के लिए आई थिंक अगला साल भी थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी होगा। सीमेंट और स्टील के लिए टू एन एक्सटेंट इट वुड बी न्यूट्रल। पीएचडीपी के एलोकेशन तो ज्यादा है, बट पीएचडीपी की एक्चुअल रियलाइज्ड अमाउंट हमेशा से जो है वो कम होती है, और अगर कोई एडिशनल टैक्सेशन इन द फॉर्म ऑफ एफईडी और ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा तो उसको ऑब्वियसली सेक्टर पास ऑन करेगा। फर्टिलाइजर के लिए इट वुड बी सेफ, कोई एज सच बड़ा ऐसा प्रपोजल नहीं है जो कि बहुत ज्यादा डेंट कर सके प्रॉफिटेबिलिटी को। बैंकिंग सेक्टर पे अगेन दैट 10% सुपर टैक्स अगर कंटिन्यू होता है तो दैट वुड बी नेगेटिव। और इसके अलावा आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स। टेक्सटाइल के लिए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए इंक्लूडिंग आईटी, एक प्रपोजल ये है कि जो आपकी एफटीआर रिजीम है उसको जो है वो एमटीआर कर दिया जाए। ये जो है ये काफी ज्यादा नेगेटिव है फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स एंड आईटी स्पेसिफिकली। तो ये अगर हो जाता है तो फिर जो है वो आई थिंक आईटी और टेक्सटाइल के लिए ये काफी बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक थैंक मेजर यू। सेक्टर यही थैंक है। थैंक थैंक यू ताहिर भाई, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, आपने खुद ही मेंशन कर दिया। अच्छा, मैं चूंकि एक टेक्निकल एनालिस्ट भी हूँ तो सीजनल्स भी देखता हूँ। मैंने हर महीने चेक करता हूँ कि ये वाला महीना किस तरह जाएगा। तो अगर मैं पिछले 22 साल में पीएसएक्स या केएससी 100 को देखता हूँ तो 12 दफा ग्रीन क्लोज हुई थी और 10 दफा रेड क्लोज हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये नीदर इट स्पोर्ट्स बुल्स नॉर बेयर्स। तो आपने सेक्टर का तो बता दिया, लेकिन आपने पहले डिस्क्लेमर भी दिया था और मुझे भी कहा था कि यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स, बट इफ यू डोंट माइंड, मुझे एक क्वेश्चन भी आया है बासर साहब से कि कीपिंग इन व्यू लो कोल प्राइसेस समर which is usually a high demand season of cement, high cement prices in Pakistan, which cement stocks do you recommend which will give high returns capital gain in 3 to 4 months, keeping in view their current stock prices? So it's not a buy sell call, but आपके ख्याल में अगले 3 4 महीने में मुझे किन स्टॉक्स पे सीमेंट के अलावा भी किन कंपनीज को नजर में रखना चाहिए? ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा आंसर इस तरीके से करूंगा कि ऑब्वियसली आपको इस वक्त जो है वो मैक्रो सिचुएशन जो है वो देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो अगर आप इस वक्त देखें तो 21% इंटरेस्ट रेट्स है, और ऑब्वियसली करेंसी भी हमारी जो है वो थोड़ी वॉलेटाइल है। सो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किसी की भी, एक बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूं मैं, ये होनी चाहिए कि इस वक्त अ, वो स्टॉक्स जिनके डॉलराइज्ड रेवेन्यू है और जिनकी बैलेंस शीट लेवरेज फ्री है, उनमें जो है वो पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। सो ऐसे सेक्टर्स कौन से हैं? ईएनपी, डॉलराइज्ड रेवेन्यू है, और उनकी जो लेवरेज है वो ऑलमोस्ट जीरो है, तो वो जो है वो एक अच्छा सेक्टर है। इसके बाद जो है वो अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर टू एन एक्सटेंट आई बिलीव के उस पे उसकी जो डिमांड है वो स्टेबल है। हम लोग चूंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, और जो फर्टिलाइजर की डिमांड जनरेट होती है वो जिस भी किस्म का पीरियड हो या फेज हो वो डिमांड जनरेट होगी। सो वो काफी हद तक दूसरे फैक्टर्स को जो है वो निगेट कर देती है, तो आई बिलीव कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो एक सेक्टर अच्छा है। फिर उसके बाद टू एन एक्सटेंड बैंक्स, अगर आप देखें तो हायर इंटरेस्ट रेट एरा में बैंक्स को जो है वो ऑब्वियसली
बेनिफिट होता है और उनके जो स्प्रेड्स हैं वो ज्यादा होते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर भी जो है वो एक अच्छा सेक्टर है। तो ये तीन ब्रॉडली मुझे ऐसे सेक्टर्स लगते हैं जो कि सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट केस जो है वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए बन सकते हैं। अब जहां तक आपकी रही बात सीमेंट सेक्टर के हवाले से, तो यस आई डू एग्री कि जितनी कोल की प्राइसेस कम हो गई हैं और सीमेंट की प्राइसेस ऑब्वियसली उसी लेवल पे मेंटेन हो रही हैं, तो डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ सिग्निफिकेंट इरोजन इन सीमेंट डिमांड, हम देख रहे हैं कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी रोबस्ट रह रही है। उसका रीजन ये है कि जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं कंपनीज के वो बहुत बेहतर हैं। तो स्पेसिफिकली आई वोंट बी कोटिंग एनी स्पेसिफिक स्टॉक, लेकिन मैं एक आपको जनरलाइज्ड आइडिया दे देता हूँ। वो कंपनीज, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपने देखना होगा कि कंपनी लेवरेज फ्री कौन सी है या कम से कम डेट किसका है। उसमें तो आई थिंक एक कंपनी होगी जिसका डेट बहुत कम है, एवरीबडी नोज दैट। उसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स है देखने का, वो उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो देखनी चाहिए। सो वो कंपनी जिसका एनर्जी मिक्स सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, वो जो है वो सबसे ज्यादा सस्टेन करेगी, सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लीडिंग टू वर्ड प्राइस। तो अगर आप मैप करें सीमेंट कंपनीज को, तो वो कंपनीज जिनके अपने कोल के कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, जिनके अच्छे बड़े वेस्ट हीट रिकवरी लगे हुए हैं, और जिन्होंने एक्सपेंशन की है विद कंसेशनरी फाइनेंसिंग स्कीम अवेलेबल एट द टाइम ऑफ कोविड, तो वो कंपनीज जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट उन पे कम से कम होगा, और उसके साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से उनके मार्जिन जो हैं वो बहुत बेहतर रहेंगे। सो ग्रॉस मार्जिन लेवल पे भी वो अच्छी रहेंगी, एंड बिकॉज ऑफ दी लोअर फाइनेंशियल चार्जेस अमिड दोज कंसेशनरी स्कीम्स इंक्लूडिंग टर्फ एंड एलटीएफएफ, उनके नेट मार्जिन भी अच्छे होंगे। तो इसको अगर आप मैप कर लें तो आपको बहुत इजीली एक या दो कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो कि इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगी। थैंक यू ताहिर भाई, थैंक यू। माय अपॉलोजीज, मैंने आज कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, 25 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए। तो हमारा स्ट्रक्चर यही है कि फर्स्ट 30 मिनट्स आई आस्क द क्वेश्चंस एंड देन द सेकंड हाफ यू आस्क योर क्वेश्चंस। सो अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया खिदर साहब। थैंक अच्छा यू। ताहिर भाई, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि अभी जब हम आईएमएफ के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, चाहे वो नाइन्थ रिव्यू हो या चाहे वो कोई नया प्रोग्राम हो, आईएमएफ हिस्टोरिकली दो चीजों के ऊपर हमेशा इंसिस्ट करता आया है। एक तो ये कि वो फोर्स करते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, दूसरा जितने स्ट्रिक्ट तरीके से हमने अपनी इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया हुआ है रिसेंट पास्ट में, वो उस तरह के कंट्रोल्स भी इम्प्लीमेंट नहीं करने देते गवर्नमेंट को। अब हम किसी भी वे से, चाहे वो नाइन्थ रिव्यू हो या नया प्रोग्राम हो, आईएमएफ के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स से एक तो हमें हमारा बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या चाहे फिजिकल साइड पे हो, ये दोनों चीजें शायद आसानी से कंट्रोल नहीं होंगी। और अगर ये कंट्रोल नहीं होगी तो प्रोबेबली कैपिटल मार्केट्स से कोई पॉजिटिव न्यूज आने की खबर नहीं है, अपेरेंटली ऐसे लगता है। एक तो प्लीज इस पे कमेंट कर दीजिए। और दूसरी चीज ये कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुके हैं और अब ग्रेजुअली यहाँ से रिवर्सल होगा, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि उन कंपनीज में जिनके के ज्यादा बड़े डेट्स हैं और जो ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट पे करती आ रही हैं पिछले 3 4 5 सालों में, उनमें इन्वेस्ट किया जाए, बजाय इसके कि जिनके कैश रिजर्व ज्यादा हैं और प्रोबेबली वो आगे फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन भी नहीं करने वाले। तो प्लीज जरा दोनों क्वेश्चंस को आंसर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू अदिल। दो पार्ट आपने पूछे क्वेश्चन के, सो आई आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि आपने जो बात की, आईएमएफ हमें कहता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। आईएमएफ हमें ये नहीं कहता इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। आईएमएफ के सर्टेन बेंचमार्क्स हैं। आईएमएफ हमें ये कहता है कि रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखो। सो व्हाट इज रियल इंटरेस्ट रेट? कि जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है माइनस आपकी इन्फ्लेशन, आप नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट बहुत लॉन्गर पीरियड तक इकोनॉमी में नहीं रन कर सकते। तो आईएमएफ हमें इस बात पे मजबूर नहीं करेगा कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आईएमएफ हमसे कहेगा कि आप जो है रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, तो
एट सम पॉइंट इन टाइम वो पॉइंट आ जाएगा कि हमारे, जैसे अभी भी अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन पे देखें तो हमारा रियल रेट पॉजिटिव हो गया है, 21% का इंटरेस्ट रेट है। मेरे एस्टिमेट के हिसाब से 20% की इन्फ्लेशन है अगले फिस्कल ईयर 24 की, तो हम 1% पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट में। तो अब जब जिस तरह ये ट्रेंड जो है वो आगे चलेगा और आगे की इन्फ्लेशन कम होती जाएगी, तो हमारे पास रूम बनेगा, फर्दर हाइक तो हम नहीं करेंगे, हमारे पास रूम बनेगा इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने का भी। सो पहली क्लेरिफिकेशन, आईएमएफ हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नहीं कहता, आईएमएफ वांट्स अस टू मेंटेन अ रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट, जो कि दूसरा पॉइंट आपका सवाल ये था कि सॉरी मैं भूल गया, आपने एक पूछा था आईएमएफ हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कहते हैं, उसके बाद क्या क्वेश्चन था, आप रिपीट कर सकते हैं? जी, आईएमएफ नॉर्मली इंपोर्ट्स को इतने स्ट्रिक्टली रोकने जी को पसंद नहीं करता। जी जी जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आईएमएफ हमेशा आपको ये कहता है कि आप इंपोर्ट्स को जो है वो खोल दें। प्रॉब्लम ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम आप करंट अकाउंट डेफिसिट रन ही नहीं कर सकते। आपके मुल्क के पास इतने रिजर्व्स ही नहीं है कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट रन करो। सो आपने करना ये है कि आपने बेसिकली एक आईएमएफ से प्रोग्राम लेना है, उनको ये बात समझानी है टू एन एक्सटेंट कि फॉर टाइम बीइंग हमने जो है वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हुए हैं, जो कि अब स्टेट बैंक ने भी डायरेक्टली लिए हुए हैं, वो उन्होंने आगे बैंक्स को पास ऑन कर दिए हैं और प्रायोरिटी लेवल बना दिए। तो एक तरीके से उन्होंने उस चीज को डेलीगेट कर दिया है बैंक्स को, ताकि आईएमएफ से नेगोशिएशन में आसानी हो कि हम प्रायोरिटी बेस्ड इंपोर्ट्स कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम अभी यही है कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट रन ही नहीं कर सकते। जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट रन नहीं कर सकते और अगर आपने इंपोर्ट खोल दी, तो अगर महीने का 500 मिलियन का डेफिसिट आ गया या $1 बिलियन का डेफिसिट आ गया, तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है उसको फंड करने के लिए। तो इस चीज का आईएमएफ को भी आइडिया है। सो बेसिकली हमें करना ये है कि हमने सिचुएशन को थोड़ा सा जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव करना है। इंपोर्ट बंद रखना इज नॉट अ सोल्यूशन, ये बहुत डिजास्टरस है गोइंग फॉरवर्ड इन द लॉन्गर टर्म इकोनॉमी के लिए। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जब आपके पास पैसे ही नहीं है कुछ करने के, तो अगर आप इंपोर्ट को पूरा खोल दोगे तो आप वैसे ही कुछ ना करते हुए ही आपके पास पैसे नहीं होंगे और आपके रिजर्व जीरो हो जाएंगे। सो वी नीड टू कन्विंस आईएमएफ कि हम ग्रेजुअली, हमने थोड़े से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हुए, बट जिस तरह हमारा प्रोग्राम ऑनबोर्ड होगा, हमारे पास फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी और हमारा डॉलर इनफ्लो शुरू होगा, तो वी विल इवेंचुअली लिफ्ट दोज रिस्ट्रिक्शन और फिर हम आस्ते आस्ते फेज वाइज आगे बढ़ेंगे। आपका दूसरा पार्ट था सवाल का कि अगर यहाँ से ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए तो सिक्लिकल में पोजीशन लेनी चाहिए। सो देखें, अगर मैं एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी ले लूं तो डाउन द रोड 12 मंथ्स फ्रॉम हेयर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो के जो है वो 16% पे आ जाएगा 21 से। इससे ज्यादा कमी की गुंजाइश लगती नहीं है, 15-16% तक आ जाएगा। तो स्टिल आई वुड से कि जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी रिवाइव फौरी तौर पे हो। सो इट नीड सम टाइम, क्योंकि जो पीरियड है, जो कि खराब पीरियड है, वो काफी बड़ा हो गया है। हमारा जो मेस जो हमसे हो गया है वो काफी प्रोलॉन्ग हो गया है, तो उसको फिक्स करने में टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से एब्रप्ट शिफ्ट आ जाएगा और वो रैली मिस हो जाएगी। तो आई स्टिल डू बिलीव कि इस वक्त भी जो सेफ सेक्टर हमने स्टार्ट में डिस्कस किए, उनको जो है वो कंसिडर करना चाहिए। कुछ ऐसे सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, जैसे आपने सीमेंट्स का कहा, किसी ने सीमेंट्स का आई बिलीव पूछा था, तो यस आई डू एग्री कि सीमेंट अट्रैक्टिव सेक्टर है और उसमें जो है वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। महमूद साहब प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, मैंने ये पूछना था कि अभी जिस तरह की पॉलिसी रेट है 21%, तो जो 3 साल का पीआईबी है जो लास्ट ऑक्शन किया स्टेट बैंक ने, उसमें 19.40% पे उन्होंने 3 साल वाला बेचा है। और फिर ट्रेजरी बिल्स की भी जो 6 महीने, 3-6 महीने और 12 महीने वाला है, वो ऑलमोस्ट 22% पे। वो भी मतलब जो मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर आईपीएस अकाउंट खोल के, तो वो भी आप सेकेंडरी मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो अब जैसे कह रहे हैं आप लोगों की मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी थी, अभी भी आपने कहा है कि तकरीबन कोई 300 या 400 बेसिस पॉइंट 1 साल के अंदर स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। तो अगर इफ़ समवन बाइज PIB at this stage with 19.54% yield and और इंटरेस्ट रेट जो है ना उसकी वो भी 4-5% जब कम हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा बल्कि और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएं। तो इस वक्त रिस्क ऑफ किस्म की इन्वेस्टमेंट ये डेट मार्केट में इतनी अच्छी मिल रही है, तो क्या ज़रूरत है इक्विटी मार्केट का इस वक्त? मतलब क्या कैसे केस बनता है कि बंदा इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करे एट दिस स्टेज? थैंक यू। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो इस वक्त केस बनता है वो डेट मार्केट का बनता है।
बट अगेन आई वुड से कि इट डिपेंड्स अपॉन योर फिलोसफी, कि आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है, आप किस तरीके के रिटर्न जो है वो हासिल करना चाहते हैं, और आपका बेसिकली एपिटाइट क्या है रिस्क लेने का। सो आई डू एग्री कि 21% इंटरेस्ट रेट के साथ इक्विटीज को पिच करना इज अ बिट डिफिकल्ट। बट हमने ऐसे स्टॉक पिछले 2-3 महीने में ही देखे। आई डू बिलीव कि आप सीमेंट सेक्टर को इवन देख लें, उनमें कुछ स्टॉक्स है जो है वो पिछले 2 से 3 महीने में 30-35% का रिटर्न जनरेट किया है। तो अगर आप उसको इन्वेस्ट करें तो फिर आपको पीआईबी का रेट जो है वो बहुत कम मिलेगा। बट अगेन इक्विटीज जो है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, को बहुत सारे सेक्टोरल फैक्टर्स, मैक्रोज और कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इक्विटीज को इम्पेक्ट कर सकते हैं। आई डू एग्री। तो यहाँ पे रिस्क का जो एपिटाइट है वो ऑब्वियसली आपको देखना होगा कि आप कितना। बट दैट इज फॉर श्योर कि इंटरेस्ट रेट यहाँ नहीं रहने। इंटरेस्ट रेट इस 21% के साथ जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म साइकिल जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। सो आई थिंक अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो कि इक्विटीज में जो है वो वाला रिस्क लें, तो आप उसको कंसिडर करें। वरना अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आई डू एग्री, आपने जो बात की है 100% वो दुरुस्त है कि पीआईबीज और टी बिल्स का जो एक्सपोजर है वो दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ताहिर भाई, मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द न्यूज़ के गवर्नमेंट जो है वो अगले बजट में रिजर्व जो हैं कंपनीज के उन पे टैक्स लगाने जा रही हैं, और उसकी वजह से काफ़ी कंपनीज ने अनाउंस भी किया है वो अपना शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने का। अभी एक मैं न्यूज़ देख रहा था, ये प्रॉफिट्स में आई है कि गवर्नमेंट ने अपना जो प्लान है वो डेफर कर दिया। तो आप पहले तो हमें ये समझा दें कि इस अगर टैक्स आता है तो उससे कंपनीज ने जो निपटने का क्या प्लान किया था। वो अपने कुछ लोग बोनस देंगे, कुछ उसका राइट्स देंगे, या किस तरह वो इसको मैनेज करेंगे, अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज करेंगे किस तरह। और दूसरा, अगर आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ अगर है इसकी कि ये डेफर्ड हो गया तो। ओके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पिछले 10 दिनों में ये फिनोमेना देखा कि जब से ये खबर आई थी कि कंपनीज के रिजर्व्स पे जो है वो अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन हो रही है, 5% लिस्टेड के लिए और 7.5% अनलिस्टेड के लिए। तो तमाम कंपनीज ने, तमाम नॉट एवरीबडी बट मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज ने इस बात पे सोचना शुरू किया कि हम इस टैक्स को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से इससे बच सकते हैं। सो उसके लिए कंपनीज ने क्या किया कि अपनी ईओजीएम्स कॉल की, जो और जो अपने ऑथराइज कैपिटल थे उसको जो है वो इंक्रीज करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई। और तो अगर आप देखें तो मेजोरिटी ऑफ द ईओजीएम्स 9 जून के बाद ही फॉल कर रही हैं। सो बेसिकली कंपनी से एक तरीके से थोड़ी सेफ्टी अपनी करने की कोशिश की है कि अगर लेट से ये चीज बजट में आ जाती है, विच आई डू बिलीव कि ये नहीं हो रहा, बट अगर आ जाती है तो किस तरीके से जो है वो उसको अवॉइड किया जा सकता है। ये जो एजेंडा है ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने का, पास कर लेंगे और उसके बाद मोस्ट लाइकली बोनस दे देंगे। बोनस से क्या होगा कि जो आपके रिजर्व्स में पैसे हैं वो कन्वर्ट एक तरीके से जो है वो उस टैक्स को जो है वो अवॉइड कर देगी। सो जस्ट फॉर लेमैन, तो जब कंपनी बोनस देगी तो उसकी जो शेयर प्राइस है वो अगर 100% देते हैं तो हाफ हो जाएगी। तो प्राइस पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, बट क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और फर्क भी नहीं आएगा, राइट? वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइस जो है वो आधी को हो जाएगी, शेयर डबल हो जाएंगे। बट उससे होता ही ये है कि एक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है कोई भी कंपनी जब बोनस देती है। और ऑब्वियसली जितने परसेंटेज के बोनस एक्सपेक्ट है उस क्वांटम के बोनस आ गए तो फिर स्टॉक्स की प्राइस लेट से कोई कंपनी 1,000 रुपए पे ट्रेड हो रही है और उसने बोनस दिया और उसके बोनस देने के बाद उसकी प्राइस 50 रुपए, वो 1,000 रुपए का शेयर नहीं लेता। तो उसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगी और उसमें ऑब्वियसली वॉल्यूम जनरेट होंगे, बेसिकली लिक्विडिटी जनरेट होगी। लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि प्राइस डिस्कवरी करती है। तो ये वैसे देखें तो आपकी वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब कंपनी बोनस देती है उससे। जी ताहिर भाई, मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि इट विल लीव अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन्वेस्टर्स के माइंड पे, कि लॉन्ग टर्म में कुछ 6 महीने के बाद लोग देखेंगे जब चार्ट्स, तो कहेंगे देखें ये स्टॉक इट वाज एट 1,000 रुपीज, पीपल अभी ये 250 का है। तो इस तरह मेरे ख्याल है एक साइकोलॉजिकली ना इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लोगों का ख्याल ये होता है और परसेप्शन ये होती है कि प्राइस बेसिकली कैचअप करेगी
नॉट एग्जैक्टली पुरानी प्राइस बट मल्टीपल रीरेट प्राइस सेम रही, जी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100% दे दिया तो प्राइस आधी हो गई, शेयर डबल हो गए। बट अगर वो री रेटिंग हो गई मल्टीपल की, तो ऑब्वियसली फिर आपके जो रिटर्न है वो जी जनरेट हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अभी रिसेंटली टेस्ला ने भी 20 टाइम्स इसको कम किया था, और amazon ने भी किया था, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम बोनस दे रहे हैं, उन्होंने यही कहा था कि इसको वो 20 टाइम्स प्राइस को कम कर रहे हैं। जी असद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सॉरी, मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन पे मैं कर रहा था कि मैंने क्वेश्चन एक्चुअली मैं अच्छा, अभी रिसेंटली पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड ने ना कोशिश कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनको इनलिस्ट किया जाए जी। तो मैं सिर्फ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो इनलिस्ट हो जाएंगी तो उनकी जो फंडिंग्स जो मार्केट से वो लेना चाहेंगे शेयर, तो उसका प्रोसेस क्या बन सकता है जी, जिसके अंदर जो इनकरेजमेंट आना चाहिए जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं कि उनको इनलिस्ट किया जाए क्विकली। आई थिंक उसके दो तरीके असद साहब। एक तो जो है वो ऑब्वियसली नॉर्मल लिस्टिंग है जो कि आईपीओ हो जाता है, दूसरा जेम बोर्ड भी है एक, जिसमें छोटी कंपनीज विद रिलैक्स्ड रेगुलेशन आप लिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको फर्दर डिटेल इस पे चाहिए होगी तो खैजर साहब को आप जो है वो बता दीजिएगा। आई विल शेयर द कंप्लीट प्रोसेस, क्योंकि उसका एक पूरा प्री रेक्स है, पूरा प्रोसेस है। तो आई डू शेयर इट विद खिजर साहब, एंड वो आपको फिर जो है वो शेयर कर देंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन बन रहा है इसी टॉपिक के ऊपर। अ, आपके ख्याल में जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, मैं उनके लिहाज से बात करूंगा, क्योंकि उनका जो फ्लक्चुएशन ऑफ द बिजनेस है वो बहुत हाई होता है। तो क्या उनके लिए सीड फंडिंग टाइप चीज़ें मतलब कहना इजीली अचीवेबल हैं वाया स्टॉक एक्सचेंज? सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। सॉफ्टवेयर हाउसेस का बिजनेस के बाद क्या बोला आपने? मैं ये कह रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं इनका जो बिजनेस होता है ये बड़ा फ्लक्चुएट होता है। जैसे आजकल हमारे पास डॉलर्स ना होने की वजह से ना हम अजीबोगरीब प्रॉब्लम, क्यों हमारी जो बाज़ दफ़ा जो सॉफ्टवेयर के मतलब डॉलर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हमारी जो पेमेंट्स होती हैं या रिसीविंग्स होती हैं या पेमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी डॉलर्स में होती हैं। उसकी वजह से क्या जो सीड फंडिंग्स होती है जो स्टॉक एक्सचेंज की, उसकी वजह से शेयर्स की प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं आ जाएगी फ्यूचर में? डॉलर की फ्लक्चुएशन मोस्टली जो होती है, हमारी करेंसी वीक होती है ज़्यादातर। तो अगर मैं उस सेंस में देखूं तो हमेशा जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर होता है उसको फ़ायदा ही होता है। और आगे जाते हुए भी मुझे लगता नहीं है कि अगले 5 साल में कोई ऐसा काम होने वाला है कि हमारी करेंसी 150 पे आ जाएगी या 200 पे भी इवन आ जाएगी। तो आई थिंक वो तो बेनिफिशियल ही होगा किसी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए। चीज ये, सेकंड चीज ये कि जो मार्केट होती है ना, मार्केट इज वेरी स्मार्ट। मार्केट ये देखती है कि कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ कितनी है और कंपनी का एक्सचेंज गेन की वजह से इम्पैक्ट कितना है। सो पीपल डू कैलकुलेट कि कंपनी की अपनी ग्रोथ कितनी हो रही है और एक्सचेंज गेन का एलिमेंट कितना है। जिस तरह हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई वन ऑफ आया है अर्निंग में, तो उस वन ऑफ अर्निंग, जैसे किसी क्वार्टर में बहुत बड़ी डेप्रिसिएशन हो गई, तो उसकी अर्निंग बहुत एलिवेटेड आ रही है, उस बहुत अच्छी अर्निंग उस क्वार्टर में गिर रही है, तो लोग अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट भी करते हैं और उसको पीई भी उसी हिसाब से फिर असाइन करते हैं। मराकी भाई प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ताहिर भाई, आपने बोला था डॉलर और पीकेआर के ऊपर सवाल का जवाब दिया था। आपने ये भी बोला था कि जो इन्फ्लेशन है वो इम्पेक्ट कर रही होती है। मेरा सवाल ये है कि अभी मैं इन्फ्लेशन चेक कर रहा था, मुझे नहीं एग्जैक्ट कंफर्म कि कौन से फिगर्स देखने हैं, लेकिन पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 38% शो हो रही है और यूएस की तकरीबन 5%, 4.93, 33% का डिफरेंस है। सो आई एम सेफ टू अज्यूम कि जो 33% का डिफरेंस है, इसकी बेसिस पे मैं ये कह दूं कि अगले 1 साल में पीकेआर जो है वो कोई 25% रफली इस तरह से डिप्रिशिएट होगा, या मतलब इसमें भी कुछ देखना पड़ेगा जिसकी बेसिस पे नहीं, डिसीजन इसमें लिया देखिए, जाए? आप जो सर आप जो देख रहे हैं वो आज आज की इन्फ्लेशन इस महीने की, और यूएस की भी आई डू बिलीव आप करंट पीरियड की देख रहे होंगे। तो वो तो जो है वो हो चुका है ना, हम देख चुके हैं कि पिछले 6 महीने में या साल में क्या हालात रहे। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि 1 साल फॉरवर्ड का व्यू लिया जाता है कि 1 साल फॉरवर्ड पे जो है वो हमारी एवरेज इन्फ्लेशन क्या होगी और यूएस की इन्फ्लेशन क्या होगी। ये भी एक तरीका है देखने का। अगेन आई वुड से कि इस वक्त जो करेंसी मार्केट है उसमें मेजर रीजन ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास डॉलर नहीं है, हम आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं है, और
जिस दिन ये सेंटिमेंट टूटेगा, ऐसा नहीं है कि ये सेंटिमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगा, बट अगेन उसके लिए जो है वो बहुत प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज रिक्वायर्ड हैं। उसके लिए बहुत सारे ऐसे फैसले करने हैं जो कि फॉर टाइम बिंग थोड़े से होंगे, बट इन द लॉन्गर रन हमारे लिए जो है वो बेहतर होंगे। और अगर आपने इन्फ्लेशन डिफरेंशियल से जो आपका सवाल था बेसिक, वो देखना है तो उसमें आई थिंक एक साल और देखना चाहिए। एज ऑफ नाउ वो चीज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होती है। अच्छा, इसका कोई सोर्स है जिससे अगले 1 साल का डाटा मिल जाए उसको, मतलब क्योंकि मेरी इसमें देखिए, फॉर 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 पाकिस्तान इन्फ्लेशन आपके पास डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की जो है वो अवेलेबल होगी सीपीआई। और फॉर यूएस आई नीड टू चेक कि वो कितना है। वो आई थिंक ब्लूमबर्ग से मिल जाएगा डेटा, कि यूएस में भी ऑब्वियसली डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, तो ये मिल जाएगा डेटा। इवन गूगल पे भी मिल जाएगा ये डेटा, एस्टिमेट जो कि अगले 12 महीने के हैं एवरेज इन्फ्लेशन के। और उनके डिफरेंस को हम ऐड कर लें, लाइक अभी तो ऑब्वियसली जी, जो स्पेकुलेशन डिफरेंस ही है, है। आइडियली आइडियली जो डिफरेंस है, इट शुड बी द करेंसी डिप्रिसिएशन ऑफ पीकेआर। ताहिर भाई लास्ट क्वेश्चन है ये करीम साहब का, इनका क्वेश्चन लेते हैं। करीम भाई प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा ये सवाल था, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट तो अर्न कर रही है लेकिन उसके रिजर्व्स बिल्ड नहीं हो रहे कि क्योंकि वो उसका सारा रिसीवेबल्स में जा रहा है, तो उस सूरत में भी टैक्स लग रहा है उसके रिजर्व्स पे? जी जी, सो बेसिकली पावर, जैसे पावर कंपनीज हैं, मैं दो सेक्टर्स की मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे। पावर कंपनीज हैं, वो इसको लेके लिटिगेशन में जाएंगी और वो सिंपली ये कहेंगी कि जो रिजर्व बिल्ड हुए हैं दोज आर प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस डेट, हुकूमत ने हमें पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से हमारा रिजर्व तो बिल्ड हो गया, बट आइडली अगर ये नहीं होता तो हम इसको डिविडेंड दे देते और हमारे रिजर्व ही बिल्ड ना होते। तो पावर कंपनीज जो है वो इसके अगेंस्ट स्टे में चली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो डिविडेंड्स देने थे, बट बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट वो ना दे सके। अब जहां तक रही बात ओजीडीसी और पीपीएल की, या ऐसी कंपनीज की जो जिसमें गैस सर्कुलर डेट का इम्पैक्ट है, तो वो एंटिटीज जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, वो लास्ट टाइम जो टैक्सेशन मेजर आई थी बैक इन 2015 एंड 17, उसमें उन कंपनीज को एक्सक्लूड कर दिया गया था जिसमें हुकूमत की होल्डिंग 50% से ज्यादा थी, तो वैसे ही वो कंपनीज बाहर हो जाती हैं। अच्छा सर, इसमें एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है। एक और कंपनी है जिसने अपने रिजर्व्स को ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके पास कैश नहीं है, तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा ये? देखें, जो रिजर्व्स हैं, दो मैंने जैसे स्टार्ट में डिस्कस किया था, दो प्रपोजल हैं। एक प्रपोजल ये है कि रिजर्व को अक्रॉस द बोर्ड टैक्स कर दिया जाए, तो उस सूरत में तो एप्लीकेबल सब पे हो जाएगा, फिर से हर कोई लिटिगेशन में चला जाएगा ऑब्वियसली। सेकंड जो प्रपोजल था, जो कि मुझे थ्रेशोल्ड लेवल दे दिया जाएगा कि लेट से 20% आपने जो है वो अपनी अर्निंग्स का डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपने नहीं किया डिस्ट्रीब्यूट, तो आपके उस साल के अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे एडिशनल 5% लग जाएगा, जो कि आपने देना होगा। तो इफेक्टिवली आपका जो टैक्स रेट है वो लेट से अगर 33% है, तो वो बढ़ के 38% हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो है वो दूसरा वाला प्रपोजल जो है वो थ्रू होगा, क्योंकि पहले वाले प्रपोजल में बहुत ज्यादा लिटिगेशन वाले मामला 2015 में भी हुए थे, फिर हुकूमत ने उसे चेंज करके 2017 में चेंज करके यही वाला लाए थे जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 2015 में भी इस तरह का एक मेजर इंट्रोड्यूस हुआ था कि आपने 40% ऑफ अर्निंग्स और 50% ऑफ पेड अप कैपिटल देना है। अगर आपने नहीं दिया तो आपके एडिशनल रिजर्व्स पे टैक्स लग जाएगा। तो वो भी बहुत लिटिगेशन हो गई थी, फिर 2017 में से हुकूमत ने चेंज किया था और उसको सिंपल करके जो है वो करंट ईयर के अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ले आए थे कि अगर आपने एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल मेंटेन नहीं किया तो आपने देना होगा। तो मुझे लगता है यही वाला इस साल भी होगा अगर हुआ तो। अच्छा ताहिर साहब, मैं एक जल्दी से एक क्वेश्चन मैंने इस पे ट्वीट भी की थी, वो ये है कि पाकिस्तान में ये जो फ्री फ्लोट का प्रॉब्लम है, मतलब मैं इंडिया में देख रहा था कि उनकी प्रोमोटर होल्डिंग 75% तक मैक्सिमम हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान में मसलन यूनिलीवर, नेस्ले और कॉलगेट का अगर आप इनका देखें तो यूनिलीवर की पाकिस्तान में सिर्फ 4.81% फ्री फ्लोट है, इंडिया में 38% है। नेस्ले का पाकिस्तान में 5% है, इंडिया में 37% है। कॉलगेट का पाकिस्तान में 10% है, इंडिया में 49% है। अब ये इन कंपनियों के इतने, एक तो ये बहुत ज़्यादा इनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही हाईली इलिक्विड है। तो क्या हमारे एसएससीपी या दूसरे रेगुलेटर्स इसको नहीं देखते कि ये कंपनियां डोमेस्टिकली सेल करती हैं, दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज, दे मेक ह्यूज प्रॉफिट्स, बट जो लोकल शेयर होल्डर्स, लोकल लोग हैं, उनके साथ थ्रू शेयर होल्डिंग कोई प्रॉफिट आप उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, ये जो है एफएमजीसीज हैं।
देखिए ये तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम रेगुलेशंस इवॉल्व हुई हैं, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते गए। बट ब्रॉडली स्पीकिंग आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो फ्री फ्लोट है वो इतना होना चाहिए कि लोकल इन्वेस्टर जो है वो इन मल्टीनेशनल कंपनीज में जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। बट उसमें अगेन एक प्रॉब्लम ये भी है कि इन कंपनीज की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो जो एक परसेप्शन होती है, हालांकि आपको कंसिडर उसको तो नहीं करना चाहिए, यू नीड टू बेसिकली कंसिडर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि आपको टाइम्स बता रहा होता है कि कितना आप पे कर रहे हो उस कंपनी को बाय करने के लिए। बट एक परसेप्शन होता है कि अगर कोई कंपनी 5,000 रुपए की है तो रिटेल इन्वेस्टर नहीं लेता। बट ब्रॉडली स्पीकिंग आई डू एग्री विथ योर कॉन्सेप्ट के ये फ्री फ्लोट जो है वो बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो हो सके। तो इसका आप लोग मिलके कुछ करें ना, ये तो मतलब आप इंडिया से कंपेयर करें, ये तो मतलब दे डोंट एक्सपोर्ट अ पेनी। पाकिस्तान की इतने सर प्रॉब्लम्स हैं सर आपके इंडिया बैलेंस से ऑफ ट्रेड, लेकिन ये है कि इंडिया ये से एक एक आने की एक्सपोर्ट नहीं कर, लोकल इनकी फ्लोट भी इन्होंने बस इतना ही रखा हुआ है मुश्किल से कि जो वो लिस्टिंग होने का जो वो पूरा कर दें, और दे मेक डोमेस्टिकली सारा सेल नहीं, करते हैं आपकी बात और कोई बिल्कुल प्रॉफिट भी नहीं शेयर करते। तो आप लोग कुछ बिल्कुल करें ना सही इस है पे। आपकी बात। इसको बिल्कुल मैं नोट कर लेता हूँ, इस पे कुछ ना कुछ जो है वो कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ये कि इंडिया से सर कंपेयर नहीं करना चाहिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसी बिल्कुल जनरली मैं एक बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी साकिब शहाब साहब, लेट्स मेक इट लास्ट क्वेश्चन। साकिब। अस्सलाम वालेकुम खिज़र भाई एंड ताहिर भाई। सबसे पहले तो सॉरी मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, अगर मेरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा हुआ तो आप बेशक ओवरलुक कर दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है पेड अप कैपिटल के हवाले से कि अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पेड अप कैपिटल बढ़ा रही हैं, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें किन कंपनीज को ट्रैक करना चाहिए या किन में ट्राई करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें फॉर एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्रीज को, उसने 100% बोनस दिया, उसके बाद उसकी प्राइस एक्स एक्स रेट से कभी भी ऊपर आज तक नहीं गई। तकरीबन इस चीज़ को साल डेढ़ हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि किन कंपनीज को देखना चाहिए, यानी जो बेहतर है प्राइस एप्रिसिएशन उनको या जल्दी मिल सकता है? आई थिंक इसका आंसर हो गया है, बट मैं इसको थोड़ा सा क्विकली जो है वो समराइज कर दूंगा। सिर्फ इस बेसिस पे कि कंपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा रही है कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको जो है वो सबसे पहले मैक्रोस को देखना चाहिए, फिर उसके बाद उस सेक्टर के डायनामिक्स देखने चाहिए, फिर उस कंपनी को देखना चाहिए कि उसका रेवेन्यू स्ट्रीम किस तरीके की है, वो लेवरेज कितनी है, और कंपनी की बैलेंस शीट पोजीशन क्या है। तो उसको देखते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि एक कंपनी पेड अप कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रही है, कभी भी इस तरह तरीके से जो है वो किसी सेक्टर या कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक्सीलेंट डिस्कशन, आई रियली लव्ड इट। सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। एंजॉय योर वीकेंड, मिलते हैं अगले सैटरडे किसी और टॉपिक के साथ। ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, आपने टाइम दिया। एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।